सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। सिलेबस अगर हम लोग बात करते हैं एलटी ग्रेड उत्तराखंड पीजी टीजीटी एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये उत्तराखंड यूके एसएससी का एग्जाम है। यूके एसएससी का एग्जाम है और यूके एसएससी उत्तराखंड सर्विस सबऑर्डिनेट जो एग्जामिनेशन है उसी के थ्रू ये पेपर होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो वहाँ का सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है तो वही एग्जाम ये कराता है। और यहाँ पर एलटी ग्रेड साइंस में बहुत खास बात है, यहाँ पर एलटी ग्रेड साइंस में जो वैकेंसीज आती हैं वो वैकेंसीज में आपको बायोलॉजी पूछी जाती है, एक तो केमिस्ट्री पूछी जाएगी, केमिस्ट्री के साथ में आपको वो जियोलॉजी पूछते हैं और जियोलॉजी के साथ में आपकी बॉटनी पूछते हैं। तो ओवरऑल वहाँ साइंस के टीचर की अगर जरूरत पड़ती है तो वहाँ केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, और जो मैथ का टीचर होता है उसे फिजिक्स और मैथ पूछी जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है वहाँ के और यहाँ के एग्जामिनेशन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। अगर आप ये देखते हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा कि आखिरकार उत्तराखंड टीईटी की तैयारी करने वाले साथी भी आप इस सिलेबस को नोट डाउन कर सकते हो और इम्पोर्टेंट वे में इसको समझ सकते हो कि आखिरकार हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। हम आपको बताएंगे आज एक एक बात कि आखिरकार कौन कौन से टॉपिक हमें उत्तराखंड एलटी ग्रेड साइंस में ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। तो इन टॉपिक्स पर पूरा फोकस आपको बनाए रखना है। चलिए बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक से जुड़ी हुई बातें। नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर आप देख पा रहे हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ये लगभग हर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो उत्तराखंड सिलेबस में जो उम्मीद की जा रही, जहाँ से क्वेश्चन है, एक तो डुअल नेचर ऑफ मैटर से उम्मीद की जाती है, डुअल नेचर ऑफ मैटर से उम्मीद की जा रही है, जिसे आप डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा समझते हो। ये इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ रेडियल और एंगुलर नोड भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इनको ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर दिया रेडियल एंड एंगुलर नोड एंड देयर सिग्निफिकेंस, इस पर क्वेश्चन। और लास्ट में क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर से कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ। और साथ ही साथ आपसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे डिटेल में जो है वो 5F के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे 4F के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे 3D के नोड निकलवा लिए जाए, नोड के बारे में जानकारी दी जाए आपको। इसी के साथ में एंगुलर नोड की बात की जाए, आपसे एंगुलर नोड की भी बात की जाए। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, इसी साथ में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में चल लेते हैं। पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एटॉमिक और आयनिक रेडियस पर एक क्वेश्चन बिल्कुल ड्यू लिख लीजिए, यहाँ पर 100% क्वेश्चन ड्यू है। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक जो आपका है वो क्या हो सकता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डेफिनेशन दे रखी। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर ये आपका ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन जाएगा। ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन जा सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको इनके एक्सेप्शंस भी पूछे जा सकते हैं। मतलब इनके एक्सेप्शंस को अगर हम देखते हैं तो फिर वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, एक एक बात आपको समझाता चलूंगा और इन चीजों पर विशेष तौर से आपको फोकस भी करना रहेगा। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ में आपको केमिकल बिहेवियर एलिमेंट का पता रहना चाहिए और उनके साथ साथ जो ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड इन वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर हम बोलते हैं तो ट्रेंड पर भी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं कि ये ट्रेंड भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो ट्रेंड पर भी आपका फोकस बना रहना चाहिए। मेरा मानना है कि ट्रेंड को तो आप बहुत अच्छे ढंग से भी पढ़िएगा। इसी के साथ चले आते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग क्या कहता है, केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो अगर मेरे हिसाब से देखो तो फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट में जाता है, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट में जाता है।
और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टॉपिक वो क्या है वो आप समझ लीजिए। एक तो लेटेस्ट एनर्जी पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी पर, सॉल्वेशन ही सॉल्वेशन एनर्जी है इस पर, और उसके बाद सॉल्वेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड पर, बॉर्न हैबर साइकिल पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं बॉर्न हैबर साइकिल पर भी इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते चले जाइए। कहीं पर सिलेबस आप हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा, सिलेबस वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा आज, उसको सिलेबस को आप नोट डाउन कर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीजें वो आपको यहीं से पता लगेंगी। इसी में हम लोग फजान रूल को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। हर साल उत्तराखंड पीजीटी टीजीटी दोनों में उत्तराखंड के जो एलटी ग्रेड का पेपर है इसमें लगभग क्वेश्चन हर साल मिलता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आगे आप चलिए डाइपोल मोमेंट पर चलिए, डाइपोल मोमेंट बहुत है, वीक इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वेंडर वॉल पर तो आप लगा ही लीजिए कि यहाँ से लगभग और लगभग आपको 2 क्वेश्चंस मिलने की पूरी उम्मीद है। तो अभी तक जो हमने टॉपिक्स देखे हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अभी तक हमने जो टॉपिक देखे हैं वो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे कि टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, है ना। इसी तरीके से कहाँ से कितने क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है ये बात भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आखिरकार हमें क्या क्या उम्मीद दिखाई दे रही है इस चैप्टर से। देखिए एक तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन निश्चित एक रखा हुआ, एक वेस्पर थ्योरी से और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निश्चित क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो इन 3 टॉपिक्स पर तो आप किसी भी कीमत पर क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। और दूसरी चीज है कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन बेस जो क्वेश्चन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है, और वेस्पर थ्योरी का जो शेप से रिलेटेड बात होती है ये शेप से रिलेटेड बात होगी, और ये रिलेटेड बात होगी आपकी हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी बात है कि रूल्स फॉर द, जो लकाओ का रूल है, यानी वो रूल भी हम लोग यहाँ पर कायदे से पढ़ेंगे कि आखिरकार वो रूल क्या है। तो वो चीज आप ध्यान दीजिएगा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ही एक हिस्सा माना जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही है वो एक तरीके से। तो एलसीए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर भी आप फोकस थोड़ा सा कर लीजिएगा, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अप्रोच के ही थ्रू है, वो रूल्स ही समझाए जाते हैं, उसके अंदर भी कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट और आपको क्या पढ़ना है, एस ब्लॉक के एलिमेंट पर चले आइए। एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट से भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ज्यादा नहीं है यहाँ से। एस ब्लॉक के एलिमेंट से जो एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो हमें यहाँ पर साइलेंट फीचर की बात आएगी, और साइलेंट फीचर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बात होगी। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, इन पर से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद आपको दिखाई देगी यहाँ से। और साथ ही साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एल्कली मेटल के कौन से बनाएंगे, इसी के साथ बायो सिस्टम, यानी कि इनमें से कहीं से भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद आपको दिखाई दे जाएगी। तो इस उम्मीद पर आप खरे उतरेंगे, ये मेरा मानना है, और आप पूरी तरीके से इसको तैयार करेंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में जो मैं आपको बताऊं उतना पढ़िएगा। सबसे पहले तो जानकारी आप ले लीजिए कि पी ब्लॉक को पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर दिए। मैं हर बैच में यही बताता हूं कि एनसीईआरटी आप फॉलो करिएगा। एस पी ब्लॉक को पढ़ने के लिए बेस्ट है। 11th और 12th दोनों की, 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी पढ़ डालिएगा, आपको 100% यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। एक बात समझ लीजिए, जनरल डिस्कशन अगर हम लोग करते हैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको ग्रीन पेन से बता रहा हूँ। एक तो आप ऑक्साइड, हाइड्राइड, इनकी प्रॉपर्टीज, ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक करेक्टर, यानी कि इनको देखिएगा, इनका एसिडिक करेक्टर देख लेना, हाइड्राइड्स का एसिडिक या बेसिक करेक्टर जो भी आए, एसिडिक या बेसिक। ऑक्साइड्स का भी आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी आ सकता है, और न्यूट्रल करेक्टर भी आ सकता है। ऑक्सी एसिड्स का केवल एसिडिक पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे ढंग से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ना। डाई बोरेन पर क्वेश्चन निश्चित है, लिख लीजिए, एक क्वेश्चन 2024 में निश्चित है। 18 अगस्त को होने वाले एग्जाम में आपको कौन कौन से, अगर 18 अगस्त को कौन सा एग्जाम होना है, 18 अगस्त को एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन होना है, और 18 अगस्त को जो पेपर होगा उस 18 अगस्त के पेपर में आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद इंपॉर्टेंट है हमारा बोरोहाइड्राइड्स में, कार्बाइड में, फ्लोरोकार्बन्स में, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन एंड पॉलीहेलाइड्स पर, और इनर्ट पेरिफेक्ट पर तो आप लगा लीजिए कि आ गया।
यानी यहाँ पर लिख देता हूँ आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो पी ब्लॉक में आपको इतना करना है। इसके बाद चलिए पी ब्लॉक के बाद केमिस्ट्री, आप नोबल गैसेज में कुछ मत करिएगा, जेनॉन के स्ट्रक्चर्स पढ़ लीजिएगा। जेनॉन के स्ट्रक्चर से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा, जेनॉन के स्ट्रक्चर आपको पढ़ लेने हैं। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ जेनॉन के स्ट्रक्चर्स, अगर आपको दिख रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जेनॉन के स्ट्रक्चर्स पर आप फोकस करें। जेनॉन, इसके स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑक्साइड के हों और चाहे वो स्ट्रक्चर आपके फ्लोराइड के हों, कोई भी स्ट्रक्चर हो उनको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। मेटलर्जिकल प्रोसेस में केवल आप एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग पढ़िएगा, और लिथियम बेरिलियम की है ही सिलेबस में, और पढ़ लीजिएगा। और रोस्टिंग और स्लैग, इसमें स्लैग का और रोल जरूर देख लीजिएगा, स्लैग का रोल जरूर देख लीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्लैग इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट है। रिफाइनिंग में बैन आर्केल मेथड हो गया, आपका वेपर फेज रिफाइनिंग हो गई, इसी तरीके से आपका जो है वो जोन रिफाइनिंग हो गई। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ये मेथड आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए किसी कीमत पर, अगर आप एग्जाम को वाकई में बहुत सीरियसली ले रहे हैं तो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में चले आइए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वो आप समझिएगा। देखिए केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीरीज आपको पढ़नी, ज़्यादा पढ़ना नहीं। यहाँ पर एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तीन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कोऑर्डिनेशन और ज्योमेट्री, वो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो फिलहाल ये तीन टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन, कॉम्प्लेक्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इनमें से भी आपको लगभग एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन की उम्मीद है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन यहाँ से मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर कंपैरेटिव हम स्टडी करते हैं तो आयनिक रेडियाई को जरूर पढ़ लें, आयनिक रेडियाई को पढ़ लें, ठीक है, ये सफिशिएंट है, बाकी इसमें बहुत जरूरत नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर केवल पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है, बैलेंसिंग की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। बैलेंसिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जा सकते हैं कि कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है कि कितने आएंगे, बाकी इसमें बहुत बड़ी चीज आपसे पूछने वाली नहीं है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चले आइए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो मैं बता दूं बस उतना ही पढ़ना, इसके बाद नहीं पढ़ना। एक तो आईपीसी नेम पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लिगेंड्स का एग्जाम्पल आप जरूर पढ़िएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पढ़ना है। और यहाँ पर आईपीसी सिस्टम में एक नाम कोई जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कौन सा शेप की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर शेप की जानकारी आप, थ्योरी क्या कहती है। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के एग्जाम्पल से पूछा जाता है। तो यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिए, मेरी एक एक बात को इंपॉर्टेंट मानिए और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद आपकी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लीजिएगा, वही स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन आपका लिगेंड जो है वो वीक फील्ड है, इस पर भी आप पूरी तरीके से फोकस बनाए रखिएगा। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, मैं जरूर कहूंगा कि आप इन पर पूरी तरीके से ध्यान दें, अदरवाइज आप जो है इनसे क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे ना तो सिलेक्शन में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद आ जाइए ट्रांजिशन एलिमेंट पर। ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ नहीं पढ़ना है, आयनिक रेडियस पढ़ना है आपको, और आयनिक रेडियस के बाद फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लेना है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की जानकारी पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। मैं तो कहूँगा इसे बिल्कुल आप इस पर स्टार लगा लीजिए, 100% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको। इसी के साथ आ जाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन की पूरी उम्मीद है, वन क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने की उम्मीद है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ लेना, एक तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल, लुईस कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल, और इसी के बाद में आपको पढ़ लेना है यहाँ पर एसिड बेस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस और पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना हमारे इसी चैनल पर पड़ी हुई है। सब चीज़ें अगर आप चैनल से देखना चाहते हैं देख सकते हैं। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस मैंने आपको अपने चैनल पर पूरा समझाया कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होता है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट अमोनिया
और कार्बन डाइसल्फाइड यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा किसी कीमत पर नहीं। और यहीं पर आपको इनकी रिएक्शंस में ये भी ध्यान रखना है कि कौन जो है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल नॉन एक्वस सॉल्वेंट के एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिए, कहीं पर भी आपको इस बात का ध्यान नहीं देने, मतलब बिल्कुल ध्यान भटकाना नहीं है, बिल्कुल फोकस रखना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर ट्रांजिशन मेटल की पूछी जाती है तो फिर मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा। यहाँ पर आप जो है क्विंकेज मेथड स्पिन फार्मूला पढ़ लीजिए, वही स्पिन फार्मूला पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डी कॉम्प्लेक्स का पढ़ लिए, डी ऑर्बिटल यानी डी मेटल जो 3D बनाते हैं उनके कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है वो क्या होगा। और इसी के साथ में ससेप्टिबिलिटी आप थोड़ी सी देख लीजिएगा, ससेप्टिबिलिटी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक माना जाता है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से इनको पढ़िए, किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर चले आइए तो D1 D4 D6 सीरीज का अगर आप जो है वो ऑर्गल डायग्राम, अगर मैंने ऑर्गल डायग्राम भी पढ़ाया है तो ऑर्गल डायग्राम भी आप पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिएगा, लेकिन ऑर्गल डायग्राम जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इस पर की आएगा 100% आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आएगा, लिख दो, इस पर पढ़ के जाना, बिना पढ़े से मत जाना कतई। इस एग्जाम्पल में अधिकतर कलर पूछा जाता है, कलर के साथ में D2D ट्रांजिशन का एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में चले आइए, जितना बताएं उतना पढ़ना आप। मेटल कार्बोनेल्स के एग्जाम्पल पढ़ लेना आप, ठीक है। और आपको बैक बॉन्डिंग भी पढ़ लेना, बैक बॉन्डिंग मेटल कार्बोनेल्स के एग्जाम्पल के साथ में आपको बैक बॉन्डिंग पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग जरूर पढ़ के जाइएगा, छोड़िएगा किसी कीमत पर नहीं। अब मैं बता रहा हूँ EAN फॉर इलेक्ट्रॉन रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो अब आ जाइए सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, वो भी आपको बताता चल रहा हूँ। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, रिवाइज अच्छे से कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। और हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको देख करके आप अपना इसको बैलेंस कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन मैंने ऊपर बताई दी, उसी को सेम पढ़िएगा। यहीं पे साथ में वैन डर वाल मैंने ऊपर पढ़ाई दिया, वो भी सेम पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपका रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इतना टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाता है। तो यहाँ पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी लगाए दे रहा हूँ और इस पे लिखे दे रहा हूँ कि क्वेश्चन 100% आने वाला है 2024 यानी 18 अगस्त को जो पेपर होने वाला है। इस 18 अगस्त के पेपर में आपको इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, गंभीरता के साथ में। मैकेनिज्म अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस की आती है तो मैकेनिज्म में अगर मैं बात करता हूं तो जहां पर मैं लाइन खींच रहा हूं बिल्कुल आप डिट्टो मान लीजिए, होमो और हेटेरोलिटिक फिजन से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है निश्चित। कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बिन का अरेंजमेंट आपको लिखा मिलेगा, बिल्कुल 100% नोट कर लीजिए। यहाँ पर अरेंजमेंट आना है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का है चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, बिल्कुल आना ही है, कोई इसे रोकेगा नहीं। इसके बाद आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, ये ध्यान दीजिए। बाकी इसमें बहुत इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल जरूर देख लेना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल पर मैं नोट करे दे रहा हूँ, इसको टिक कर लीजिए। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की आती है तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर पूछते हैं, इसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव में थ्रियो और रिथ्रियो के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। DL और RS सिस्टम को पढ़ लेना, रिटेंशन, इन्वर्जन और इनेंशियोमेरिज्म के एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। EZ सिस्टम आप पढ़ लेना, इतना आप इसमें पढ़ लीजिएगा। अगर आप कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जाते हैं तो कन्फर्मेशनल में साइक्लोहेक्सेन और साइक्लो यानी स्ट्रेन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्ट्रेन को पढ़ लीजिएगा, स्ट्रेन में आपको 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक तो साइक्लोप्रोपेन को पढ़िएगा, इसी के साथ साइक्लोब्यूटेन को पढ़िएगा और साइक्लोपेंटेन को पढ़िएगा, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, इनका अरेंजमेंट पढ़ लेना, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, ये जरूर पढ़ करके जाइएगा, ये इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। एन ब्यूटेन इथेन में आपको स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है, गौची होती है, ये सब चीजें आप यहाँ पर जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा इथेन और ब्यूटेन में।
छोड़ना नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ बदलेंगे ये टॉपिक, जरूर पढ़ के जाना। आइसोमेरिज्म एल्केन के ऊपर पढ़ चुके हो, यहाँ पर वुड्स रिएक्शन, कोलबेज और कोरे-हाउस रिएक्शन जरूर पढ़ लेना। बाकी चाहे पूरा एल्केन छोड़ देना कोई बात नहीं है, लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। यहीं पर आ जाइए एल्केन में, अगर आपको और देखना है तो बेयर्स की स्ट्रेंथ थ्योरी जो मैंने अभी ऊपर इंपॉर्टेंट बताई है, साइक्लो एल्केन में बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी को छोड़ना नहीं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन मैंने ऊपर ही बता दिए हैं, और यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग बेंट और बनाना बॉन्ड को छोड़िएगा नहीं। एल्कीन में चले आइए। अगर एल्कीन में आप बात करते हैं तो एल्कीन में हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपको ध्यान देनी है। देखिए सबसे पहले आपको सेटजेफ रूल, हॉफमैन्स एलिमिनेशन, और यहीं पर मार्कोनिक ऑफ भी होगा। मार्कोनिक ऑफ रूल आपको पढ़ लेना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ध्यान रखना है। KMnO4 का ऑक्सीडेशन विद KMnO4, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और रिडक्शन रिएक्शन को करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहीं पर साइक्लो एल्केन्स में चले आइए, तो साइक्लो एल्कीन में डाइईन की रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। डाइईन की, पॉलीमेराइजेशन की और क्यूमुलेटिव और कॉन्जुगेटेड डाइईन के एग्जाम्पल आप छोड़ना नहीं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पूरी तरीके से याद करके जाना है, आएगा पेपर में, नोट कर लो, आना है, निश्चित आना है, 100% आना है, कहीं बचेगा नहीं। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर में, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, मेटल अमोनिया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पॉलीमराइजेशन को केवल देखना है। इतनी चीज़ें देखिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं। इसके बाद चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। एल्काइन है, एरीन है और एरोमेटिक। ये पिक्चर अगर आप सब क्लियर कर देते हैं, केकुले के स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई स्टेबिलिटी को पढ़ना। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी का विशेष तौर से ध्यान देना है, मतलब स्टेबिलिटी पर फोकस कर लेना है। स्टेबिलिटी पर यहाँ पर आप कार्बन बॉन्ड और आपको बेंजीन रेजोनेंस कितने बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। हकल्स रूल पर तो 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप बिल्कुल नोट करके चलिएगा, छोड़ना नहीं। सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं छोड़ना है। और इसके बाद हाइलोजिनेशन पढ़ना, सल्फोनेशन की बहुत जरूरत नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। इसी के चलते चलते बर्च रिडक्शन पढ़ लीजिएगा। और आपको यहाँ पर ये बाइफिनाइल्स पढ़ लेना, बस इतना अगर आप पढ़ते हो। आर्थोपैरा में ओरिएंटेशन में एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, रेशियो किसमें ज़्यादा बन रहा है, किसमें कम बन रहा है, इन रेशियो को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो आपका यहाँ से बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है कि अगर आप उत्तराखंड के एग्जामिनेशन को निकालना चाहते हैं, 18 अगस्त का पेपर आपका कैसा होगा, कहाँ कहाँ से आएंगे 18 अगस्त में क्वेश्चन, ये मैंने आपको लगातार बता दे रहा हूँ। किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, ये बात भी आपको जानकारी के साथ बता दे रहा हूँ। एल्काइल और एराइल हैलाइड पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो यहाँ पर केवल SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ लीजिएगा। और SN1 SN2 पर इंपॉर्टेंट लगा लो, अरेंजमेंट एग्जाम्पल के साथ में पढ़ना। अरेंजमेंट एग्जाम्पल के साथ में आपको पढ़ना पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट एग्जाम्पल के साथ में। एल्कोहल्स पर चले आइए, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक नेचर, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स का मेथड प्रिपरेशन का एक हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, विसिनल के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और जेमिनल, विसिनल और जेमिनल के एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। उस पर भी एक रिएक्शन जो है वो आपकी टेट्रालेड एसीटेट के साथ में और एक HiO4 के साथ में पिनाकोल रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ छोड़ना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। उसके बाद चले आइए फिनॉल्स में अगर आते हैं तो फिनॉल्स का एसिडिक नेचर आपको बिल्कुल रट के जाना है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। फ्राइज रीअरेंजमेंट आपको अच्छे से याद कर लेना। क्लेजन कंडेंसेशन, गेटरमैन सिंथेसिस आपको पढ़नी है। हाउजन हॉस्ट रिएक्शन पढ़ लेनी है। रीमर टीमन पढ़ लेनी, वो छोड़ दीजिएगा। रीमर टीमन और स्काउटन बॉमेंस रिएक्शन, ये रिएक्शन अधिकतर आती है और एग्जाम में खूब पूछी जाती है, तो इनको आप बिल्कुल पढ़ करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ईथर और इपॉक्साइड पर चलोगे तो ईथर और इपॉक्साइड में हम बहुत ज़्यादा नहीं, केवल और केवल दो ही बात आपको बताएंगे कि ईथर और इपॉक्साइड में एक तो आप रिएक्शन क्लीवेज पढ़ लेना, केमिकल रिएक्शन का क्लीवेज, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, वो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, इस पर आपको ध्यान देना है। और उसी के साथ साथ ऑर्गेनोलिथियम के इपॉक्साइड है ना, और ग्रेनाइड रिएजेंट के साथ में, बस इतना पढ़ लेना। इसमें ज़्यादा आप अपना दिमाग न लगाइए क्योंकि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस होते हुए कितना पढ़ना है आपको ये सब मैं बता रहा हूँ, बहुत ब्रॉड सिलेबस है।
और इसके बाद चल लेते हैं हम लोग फिजिकल पर्किन रिएक्शन में। बेंजोइन कंडेंसेशन देखिएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। वुल्फ किश्नर के एग्जाम्पल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन, NaBH4 का रोल, क्लीमेंसन रिडक्शन, कैनिजारोस की रिएक्शन, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन कब बनता है, इसको भी आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड पर चले आइए। HBZ रिएक्शन बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में जाएगी। इसी के साथ आपको मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड के एग्जाम्पल आपको हाइड्रोक्सी एसिड्स में याद रखने हैं। और इसी के चलते चलते आपको एक काम और करना, एस्टरीफिकेशन जरूर पढ़ लेना है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस में एस्टरीफिकेशन छोड़िएगा नहीं, एस्टरीफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव में, बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं, केवल एस्टरीफिकेशन की मैकेनिज्म यहाँ पर पढ़ लेना है। बहुत ज्यादा इंटरकन्वर्जन कैसे होता है एसिड का, स्टेबिलिटी कौन ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एसाइल डेरिवेटिव, बस इतना पढ़ना है। यहाँ पर नोट डाउन करते चलिए कहीं पर। इसी के साथ में ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स में चले जाइए तो क्लेजन कंडेंसेशन और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसीटेट पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें भी सब लीव कर दीजिएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के एग्जाम्पल, ओसाजोन का फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, और थ्रियो और थ्रियो डाई स्टीरियोमर्स और कन्वर्जन जो है वो जरूर पढ़ लेना। कन्वर्जन किसके आपको पढ़ना है, ग्लूकोज का मैनोज में, है ना, और ये पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आपको डाइसैकराइड में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ लेने, बना करके डायग्राम से बना करके आ सकते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर आप चलते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोएरिन इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन पर तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार रिडक्शन ये बताया भी है कि आप भैया इसको जरूर पढ़िए, छोड़िए नहीं। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, संभावना यहाँ से पूरी आपको दिखाई देगी। दूसरी चीज यहाँ पर चल लेते हैं कि इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी आपको बता दे रहा हूं। एक तो एमीन सॉल्ट फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस पर हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, ये पढ़ लेना। और इसी के चलते चलते डाइजोनियम सॉल्ट और एजो कपलिंग, बस केवल इतना आप नाइट्रो कंपाउंड में पढ़ करके रखिए। बहुत ज्यादा के लिए आप परेशान ना होइए, लेकिन ना इतना अगर आप पढ़ के जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। अमीनो कंपाउंड्स में चले आइए तो अमीनो कंपाउंड्स में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ लेना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप यहीं पर ज़्वेट्राइन जब आएगा तो ज़्वेट्राइन को जरूर पढ़ना पड़ेगा, तो ज़्वेट्राइन पढ़ लीजिएगा। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड जरूर पढ़ लेना, पेप्टाइड सिंथेसिस, पेप्टाइड बॉन्ड जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं किसी कीमत पर, क्वेश्चन आ सकता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में डीएनए में कौन सी बॉन्डिंग होती है वो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा इसके लिए भी आप परेशान नहीं होइएगा। एग्जाम्पल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में चले आओ तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पूरा टॉपिक केवल 1 या 2 क्वेश्चन आपको दे पाएगा। और यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक के नाम याद रखना, कौन फिशर इंडोल सिंथेसिस देता है, कौन स्क्रैप सिंथेसिस देता है, कौन बिचलर नेप्रोस्की रिएक्शन देता है, इसको आप पढ़ लेना। क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जो सिलेबस है ये पीजीटी की टक्कर देता है, यूपी के पीजीटी की टक्कर देता है, यहाँ का उत्तराखंड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिलेबस भी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने पूरा पढ़ाया हुआ उत्तराखंड में, वो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो सबसे ग्रेगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी रिएक्शंस आप पढ़ लीजिए, सिंपल है। इसी तरीके से यहाँ पर आप थायोईथर के एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ध्यान दीजिएगा और आईआर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन सकती हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में पर्टिकुलर बियर लैम्बर्ट लॉ ही अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पर बियर लैम्बर्ट लॉ को फोकस करिएगा। और इसी के साथ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर चलेगो तो यहाँ पर हुक्स रूल पूछा जाता है, तो आईआर में हुक्स रूल और फिंगरप्रिंट रीजन और आपके जो है वो फंक्शनल ग्रुप रीजन, ये 2 रीजन पूछे जा सकते हैं, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस एचएनएमआर पूछी जा सकती है, और बहुत ज़्यादा नहीं इसमें से यही, और एक मेरे हिसाब से यहाँ पर सिग्नल्स और एरियाज इंटरप्रिटेशन ये पूछा जा सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। बहुत बड़ा बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इस ब्रॉड सिलेबस में क्या क्या आएगा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ इससे उम्मीद बहुत ज़्यादा बनेगी आपके लिए, ये निश्चित भी है। अब आइए गैसेस स्टेट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर चलते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर फोकस करना। वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर लिख ही लीजिए कि आना ही आना है, किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा ये। और यहीं पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बिल्कुल 100% श्योर है।
इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। लिक्विड में चले आइए तो यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल्स, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड पर ध्यान दीजिएगा। बाकी आप प्रॉपर्टीज भले यहाँ मत छोड़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सॉलिड स्टेट पर इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लेना डिफेक्ट के साथ में, ब्रैग इक्वेशन पढ़ लेना, मिलर इंडिसेस पढ़ लीजिएगा, और आपको इसमें ज़्यादा ब्रेविस लैटिस पर ध्यान देना। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लीजिएगा, ब्रेविस लैटिस जरूर पढ़ लीजिएगा। कोलाइडल सोल्यूशन में चले आइए, हार्डी-सुलज़े रूल आना है, निश्चित है, लिख लो कहीं पर, नोट डाउन कर लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में जो प्रॉपर्टीज हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो कोलाइडल की टिंडल इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ब्राउनियन मूवमेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, और प्रोटेक्टिव कोलॉइड पर क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम पर चले आइए तो वेंट हाफ रिएक्शन आ सकती है आइसोथर्म के जुड़ी हुई। इसी से केपी-केसी का रिलेशन भी आ सकता है, केपी-केसी का रिलेशन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी के आगे कंटिन्यूएशन में चल लेते हैं। यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेल्टा जी नॉट और ली चैटेलियर पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो यहाँ से पूछे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, पीएच पर क्वेश्चन निश्चित है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर भी क्वेश्चन निश्चित है, बिल्कुल नहीं बचेगा। पीएच स्केल पर क्वेश्चन निश्चित है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान देना। कहाँ से? केवल 50 क्वेश्चन की लड़ाई है, और 50 क्वेश्चन देख रहे हो। सिलेबस कहाँ जा रहा है, सिलेबस कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ पर आकर के खत्म हुआ है। बहुत ब्रॉड सिलेबस है, आपको छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। इसके बाद चले आइए थर्मोडायनेमिक्स की तरफ, फेज इक्विलिब्रियम पर चले आइए। फेज इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फेज इक्विलिब्रियम में केवल आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ लेना है। फेज इक्विलिब्रियम में आपको एक तो नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको वाटर सिस्टम पढ़ लेना है। वाटर सिस्टम तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, वाटर सिस्टम देख लीजिए, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर दिया है, आप वाटर सिस्टम पर फोकस करिएगा, वाटर सिस्टम पर फोकस करिएगा। इसी के बाद आपको एसीटोन ड्राई आइस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा। और उसके बाद मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर लिक्विड मिक्सचर, आइडियल लिक्विड मिक्सचर ऑफ राउट्स एंड हेनरीज लो, बस ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद चले आइए केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स में क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स में क्या हो जाएगा, देखिए जीरो ऑर्डर की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट, सेकंड ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट और हाफ लाइफ, इसको तो बिल्कुल पढ़ना है। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट जरूर पढ़ लेना है। आर्हेनियस की इक्वेशन और जरूर पढ़ के जाना। आर्हेनियस की इक्वेशन तो मान के चलो कि मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है, इसलिए उसको आप छोड़ना नहीं। यानी कि डिपेंडेंस ऑफ द ये वाली ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ द रेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये जरूर पढ़ के चले जाइएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा। थर्मोडायनेमिक्स में चले आइए। थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस भी बहुत ही ब्रॉड है। इस ब्रॉड सिलेबस में आपको किरचॉफ इक्वेशन मिल सकती है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वही इंपॉर्टेंट है। लॉ पर क्वेश्चन आ सकता है, संभावना पूरी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ सकते हैं, हीट कैपेसिटी पर क्वेश्चन आ सकता है, और इसी के साथ साथ एंथैल्पी यानी डेल्टा डी और डी एच पर क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको भी नोट करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर फोकस जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ चल लेते हैं, हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट नोट करना है केमिस्ट्री कि यहाँ पर आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पूछी जा सकती है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पूछी जा सकती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन पूछी जा सकती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल इन्हीं इक्वेशंस को फोकस करिए, और साथ में एंट्रोपी का रिलेशन, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, बस इतना पढ़ लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स में केवल थर्ड लॉ की डेफिनेशन, नस्ट थ्योरम और थर्ड लॉ पढ़ लेना, बस ज़्यादा नहीं। केवल इतने टॉपिक देख कर चले जाइए, अल्टीग्रेड साइंस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चित है, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आइए, डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी को और मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इतना पढ़ करके जाना है। कोलर्स लॉ और ट्रांसपोर्ट नंबर, ये केवल रिवाइज करके चले जाना है। तो यहाँ से भी ब्रॉड सिलेबस में कितना पढ़ें, इतने ज़्यादा सिलेबस में कितना पढ़ें, ये सब बातें मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, नोट डाउन करते चले जाइए कहीं पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ लेना। नेक्स्ट इक्वेशन के साथ में जो डेल्टा एच, डेल्टा ई और के का रिलेशन है वो आपको याद रखना। पीएच पर क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ये पढ़ लीजिएगा। सरफेस केमिस्ट्री में आपको फ्रेंडलिक और लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म निश्चित है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइए। 100% क्वेश्चन यहाँ से है, 100 नट्स की क्वेश्चन का 100% क्वेश्चन है। यहाँ कुछ
इफर बट नहीं लगेगा, क्वेश्चन आना है। फेराडेज, उसके बाद एलिमेंट्री आइडियाज पर चले आइए। अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मुझे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन, ये 3 चीज पढ़ लेनी है। बाकी आपको 3D बॉक्स में अगर मैंने पढ़ाया है, 1D और 3D बॉक्स में मैंने पार्टिकल का ट्रीटमेंट पढ़ाया हुआ है और ये पढ़ा है चैनल पर, आप पढ़ सकते हो, इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। इसके बाद आ जाइए फोटो केमिस्ट्री पर। फोटो केमिस्ट्री में केवल एक लॉ पढ़ के जाना, लैम्बर्ट बियर लॉ और स्टार्क आइंस्टीन लॉ, जेबनोस्की डायग्राम, बस इतना पढ़ लेना। बस इतना पढ़ करके चले जाना, काम आपका यहाँ पर भी हो जाना है। फॉस्फोरिसेंस और आपका फ्लोरिसेंस के एग्जाम्पल जरूर देख लेना, ये भी आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद चले आइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस पर चले जाना। सॉल्यूशन में जो बता दूं, ऑस्मोसिस पढ़ लेना सबसे पहले, राउल्ट्स लॉ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक काम ये कर लेना है। दूसरी चीज आपको नॉन आइडियल आइडियल के एग्जाम्पल्स पढ़ लेने, एग्जाम्पल और कुछ नहीं, एग्जाम्पल पढ़ना है। इसी के साथ साथ अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिसोसिएशन एसोसिएशन पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। और ऑयल्स फैट्स में आपको कुछ नहीं, सोप्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट के एग्जाम्पल ये पढ़ना है। सपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैंने कराया है, आ सकता है, संभावना पूरी है। जिगलर नाटा पॉलीमर्स में आई, जिगलर नाटा कैटालिस्ट पढ़ लीजिएगा। विनाइल क्लोराइड के बहुत जरूरत नहीं, पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल, पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जाम्पल, और आपका नेचुरल और सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल पढ़ के जरूर जाना। सिंथेटिक डाई में आपको सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो एग्जाम्पल है वो एलिजरन इंडिगो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बाकी आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन इन 2 के एग्जाम्पल आप जरूर पढ़िएगा। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर चले आते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ पर मैंने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ाया है, उनको जरूर पढ़ लेना है। और एल्कलाइन और एल्कलाई अर्थ मेटल्स के बीच में भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम में मैकेनिज्म है उसको जरूर पढ़ लेना। तो साथियों, ये मैंने आपको बताई डिटेल स्टडी आपको। इसके बाद आपको क्रोमेटोग्राफी में केबल और केबल जो है वो टीएलसी पढ़ लेना है, कॉलम पढ़ लेना है, बस 2 को ध्यान दीजिएगा। और फार्मास्यूटिकल में आप एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, इनके एग्जाम्पल, और साथ ही साथ आपको थेरेपेटिक में एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल, बस इतना आपको पढ़ लेना है जी। आप ध्यान दीजिएगा। करंट जनरल नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक एडवांटेज इन ऑल द अबव यूनिट्स डीम्ड टू बी इंक्लूडेड, लो ये भी ऐड कर दिया। मतलब कौन सा एपरेटस की बात कर लेंगे या फिर जनरल बात कर लेंगे कोई से, मतलब जीएस की बात करें, साइंस, जनरल साइंस की। तो दोस्तों ये चीज ध्यान देना है कि अगर आपको उत्तराखंड का जो सिलेबस है उसको आपने इतना, मैंने जो बताया, अगर इतना तैयार करते हो तो एलटी ग्रेड उत्तराखंड आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो इतना पढ़िए, एलटी ग्रेड साइंस में, केमिस्ट्री में आपका 100% क्वालिफाई होगा उत्तराखंड एलटी ग्रेड का साइंस एग्जाम। तो वीडियो अपने दोस्तों तक, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप पर चले जाइए और फ्री स्टडी मटेरियल में वहां पर अपलोडेड है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।